नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रविवार को राजधानी देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और बैठक में तय हुआ कि इको सेंसिटिव जोन को वापस लेने के प्रस्ताव को लेकर सरकार का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। वहीं कैबिनेट ने भी फैसला लिया है कि मेरे गांव मेरे शहर योजना की शुरुआत फिर से होगी। मंडवा जैसे स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। 10 सालों से कार्यरत संविदा शिक्षकों को चयन वेतनमान दिया जाएगा। साथ ही गौवंश अधिनियम 2007 में सरकार संशोधन करेगी। साथ ही उत्तराखंड में गन्ने का समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश के बराबर होगा और 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का काम ग्राम पंचायत करेगी। एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से और वन एवं पर्यावरण मंत्री से भी इस संबंध में मिलेगा और उन्हें मंत्रिमंडल के निर्णय से अवगत कराया जाएगा। सर्वदलीय बैठक भी इस संबंध में आयोजित की जाएगी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना आरंभ की जाएगी। गांव के अंदर 1 किलोमीटर की सड़क को ग्राम सभा अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी से उस काम को करेगी। 1 किलोमीटर तक की सड़क को मेरा धन इस योजना का नाम है, जिससे एक तो हम पलायन रोकने में इसका हमें लाभ मिलेगा कि लोग अपने धन का निवेश जब किसी भवन बनाकर देंगे, स्थानीय उत्पाद को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा और उसकी खरीद की व्यवस्था भी सरकार करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू सिंह। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक को, इसमें क्या कुछ और फैसले लिए गए हैं? जी देखिए आशुतोष, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है, तमाम महत्वपूर्ण फैसले आज की इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और कई ऐसे निर्णय बैठक में लिए गए हैं जिनसे कि सीधे तौर पर पर्वतीय अंचल क्षेत्र के जो लोग हैं उनको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा और जो कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले जो तमाम विभागीय कर्मचारी हैं, उनके लिए भी एक राहत की बात है। कुछ जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है और वर्ष 2018 में जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, उसके मद्देनजर तैयारियों को देखते हुए खेल नीति पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसी तरह से तमाम ऐसे निर्णय आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। हम ये कहें कि इस वर्ष के अंत में सरकार ने जो ये कैबिनेट की बैठक की है, इससे एक कर्मचारी और समाज के लोगों का संतुलन बनाने की कोशिश की है। इसी तरह से मेरा गांव मेरी सड़क और इसके अलावा मेरा धन मेरा गांव जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हरी झंडी दे दी गई है। जी कुल मिलाकर कहें तो काफी बड़े फैसले लिए गए हैं। सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख हम फिर से करेंगे। इको सेंसिटिव जोन के विरोध में कई लोग उत्तरकाशी से देहरादून मुख्यमंत्री हरीश रावत से गुहार लगाने पहुंचे और इन लोगों का कहना था कि सेंसिटिव जोन होने की वजह से इलाके में विकास रुक गया है। हरीश रावत ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वो इस मसले पर केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। केंद्र सरकार ने इस विषय में हमारे साथ अन्याय किया, इस काले कानून को समाप्त नहीं किया, तो हम उत्तराखंड सरकार से निवेदन करेंगे। केंद्र सरकार को जनता जवाब देगी। उत्तराखंड सरकार से निवेदन करेंगे कि जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उत्तरकाशी में आकर कहा था कि संघीय ढांचे के अनुरूप उत्तराखंड सरकार इस कानून को अपने स्तर से अपने प्रदेश में लागू न करे। वो भारत सरकार से कहेंगे कि अपने इस कानून को अब संशोधित करें। अब गंगोत्री है या यमुनोत्री है या कहीं और ऐसे एरियाज हैं, उनमें हम नहीं जा रहे हैं। वहां देश भर का पर्यटक आ रहा है, भारत सरकार की अनुमति से भी आ रहा है, राज्य सरकारों की अनुमति से भी आ रहा है। तो उसके लिए एक जो भी गाइडलाइंस हों, वो गाइडलाइन इशू की जा सकती है। उसके लिए किसी क्षेत्र विशेष को अब इको सेंसिटिव जोन क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? और इको सेंसिटिव जोन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सोनू, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोनू, जानना चाहेंगे क्या कुछ जो है इसमें निष्कर्ष कुछ निकलता नजर आ रहा है आपको? अब देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये मसला है आशुतोष, और निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार है वो भी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र से जुड़े हुए 88 गांवों के लोग हैं उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और उनके हक हकूकों की लड़ाई लड़ने की
बात कर रही है। एक रोज पहले ही मुख्यमंत्री ने जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो इसको कैबिनेट में रखेंगे और कैबिनेट में आज इस मुद्दे को लाया गया और इस पर कैबिनेट की एक सहमति बनी है और ये इसमें फाइनल हुआ है कि राज्य सरकार एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी और यहाँ के जो खास तौर से इको सेंसिटिव जोन के दायरे में आने वाले लोग हैं, इनके हक हकूकों की लड़ाई को केंद्र सरकार तक लेके जाएगी। जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं वो और प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेगी। तो ये फैसला आज कैबिनेट की बैठक में भी ले लिया गया है। जी शुक्रिया सोनू इस जानकारी के लिए आपका। तो उत्तराखंड सरकार अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है। कभी सरकार के खासम खास रहे रामकुमार वालिया ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। वालिया ने सरकार पर गरीब तबके के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है और रामकुमार वालिया की माने तो राज्य सरकार मलिन बस्तियों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को जल्द ही उनका हक नहीं मिला तो वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं रामकुमार के इन आरोपों के बाद विपक्ष ने चुटकी ली है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने तो उन्हें धरने पर बैठने के लिए निमंत्रण भी दे दिया है। आपको बता दें कि रामकुमार वालिया निर्बल वर्ग जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि वो पूर्व में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3 साल हो गए लगभग हमारी सरकार बने और हमने आज तक भी उनको मालिकाना हक भी नहीं दिया है और वहां आज भी जो जन समस्याओं का अभाव पहले था वही जन समस्याओं का अभाव आज है। हमने सरकार को 26 जनवरी तक का समय दिया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि 26 जनवरी तक उनको मालिकाना हक दे दिया जाए और यदि 26 जनवरी को उनको मालिकाना हक नहीं दिया जाता तो मैं मलिन बस्ती के लोगों के साथ 26 जनवरी को हम 1 दिवसीय धरना देंगे और उसके बावजूद भी यदि कुछ नहीं होता तो फिर हम सड़कों पर आकर जन आंदोलन करेंगे। लगातार जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं उसी का एक हिस्सा यह भी है। मलिन बस्तियों में सुधार होने चाहिए, पक्का करना चाहिए, उनको रेगुलर करना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार की नीति का अंश है। तो शासनादेश केंद्र से आए हैं, उनकी पालना अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो उन्हीं के कार्यकर्ता अब आने लगे हैं। जो हम बार बार बात कह रहे थे विकास कार्यों से लेके, चाहे मलिन बस्तियों का हो या और भी कहीं पर विकास कार्य हो, हम तो कर ही रहे हैं। लगातार हमारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर हैं, वो हमारे साथ बैठ जाए तो और अच्छा रहेगा। उधर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से बीजेपी सांसद अजय टम्टा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हल्ला बोला है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। अजय टम्टा के मुताबिक राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने में नाकाम साबित हुई है। साथ ही अजय टम्टा का कहना है कि उन्होंने सदन में 37 सवाल उठाए जिसमें से 30 सवालों के ही जवाब मिले हैं। टम्टा ने साल 2017 तक राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत होने का दावा किया है। जितने विधेयक पास हुए लगभग 18 विधेयक लोकसभा के अंदर पास हुए मगर राज्यसभा में हमारे 11 विधेयक ही पास हो पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये ठीक नहीं है। अब इसका एक कारण ये भी है कि विपक्ष का वहाँ पर अधिक ज्यादा प्रभाव है राज्यसभा में। झारखंड के रिजल्ट आए, जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आए, आने वाले समय में 2017 तक मुझे लगता है पूरे राज्यसभा का परिदर्शन अलग प्रकार का होगा और आने वाले समय में हमको विधेयक जो हम हमारी जनता चाहती है, जिन बातों को लेकर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और जनता ने हम पर विश्वास किया है, वो परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन के लिए हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करेंगे। पर्यटन स्थल औली में बंद पड़ी रोपवे सेवा को जल्द ही फिर से बहाल किया जाएगा और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोपवे को जल्द सुचारू रूप से शुरू किए जाने का आश्वासन दिया है। दरअसल औली की मुख्य बर्फीली ढलानों का दीदार करने के लिए रोपवे ही एकमात्र साधन है। रोपवे के चलते चालू होने से एक बार फिर औली पर्यटकों से गुलजार हो सकेगा। बता दें तकनीकी खराबी के चलते रोपवे सेवा को बंद कर दिया गया था। लेकिन हमारे औली में 4 साल पहले से रोपवे बंद पड़ा हुआ है। मैं रोपवे को ठीक करवा रहा हूँ, मैंने कहा है। और पिथौरागढ़ में मौसम खुशनुमा है। मुनस्यारी की खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहां का रुख कर रहे हैं। पंचाकुचुली, राज रंभा की चोटियां बर्फ से ढकी हुई है। ठंड के साथ यहां खिली हल्की धूप से सैलानी भी बेहद खुश हैं। सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए यहां के कारोबारियों के भी चेहरे काफी खिले हुए हैं। होटल व्यवसायियों की माने तो नए साल में सैलानियों की तादाद और भी बढ़ सकती है। नए साल के जश्न के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। डिफरेंट व्यू लेते हैं, अच्छी पिक्चर लेते हैं
हाँ, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इधर। उत्तराखंड बहुत अच्छा प्लेस है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है ये मौसम का, ये पहाड़ का, ये बर्फ का। हाँ, फिर भी आऊँगा एक साल का बाद। बहुत अच्छा लगता है। ये मिनी कश्मीर भी कहा गया है और सरकार इसमें अगर इन यहाँ की सुविधाओं को और बेहतर करे, जैसे और सुविधाएं करे, सड़क की चाहे रोपवे चाहे कोई और टूरिस्ट के लिए, तो ये चीजें पर्यटक और बढ़ सकता है। लेकिन अभी तो मौसम बहुत ठीक है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी का मेरा फैमिली है सभी एंजॉय कर रहा है, सभी खुश है। और अच्छा लगता है जब सभी एंजॉय करते हैं, छुट्टियां इनको मिल जाती है। एक दर्शक ने कहा कि जल्द ही आऊंगा। चलिए आगे बढ़े तो ऋषिकेश भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है और नए साल के खास मौके पर भारी तादाद में पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं। न्यू ईयर के स्वागत के लिए कारोबारी भी खास तैयारी में जुट गए हैं। वहीं गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे मनोरंजन साधन के लिए विशेष पैकेज के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जिस टाइप से ग्रुप की रिक्वायरमेंट रहेगी उसी टाइप से हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे कि अगर सपोज कोई 50 लोगों का ग्रुप आता है, बोलता है जी हमें गढ़वाल का कल्चर सुनना है, गढ़वाल का ढोल धमाऊ इस टाइप का म्यूजिक सुनना है, तो हम लोगों ने वो भी कर रखा है। जैसे एडवेंचर से रिलेटेड होगी, रॉक क्लाइंबिंग हम दे रहे हैं, रैपलिंग हम दे रहे हैं, राफ्टिंग दे रहे हैं, ट्रैकिंग दे रहे हैं, बंजी जंपिंग ऑलरेडी यहाँ पे है, फ्लाइंग फॉक्स है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। 2 नाइट का जो अगर पैकेज है तो 2 नाइट काफी सफिशिएंट है क्लाइंट के लिए। रात को बॉन फायर भी किया जाएगा और जो हमारे बीच वॉलीबॉल कैंप एक्टिविटीज होंगी वो भी सब तैयारी में है। इस उससे कि हाँ टूरिस्ट आएगा नए साल में जो है वहाँ पे पूरी तैयारी की। हरिद्वार में रायवाला कस्बे के ग्रामीणों ने गंगा में उतरकर जल प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राजाजी पार्क महकमे की तानाशाही के चलते क्षेत्र में नदी पर बांध नहीं बन पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के दौरान इस क्षेत्र में गंगा ने जमकर कहर बरपाया था और कई मकान बह गए थे। इसके बाद जब इन दोनों नदी में बांध बनाने का काम शुरू हुआ तो एक निजी संस्था ने इस कार्य पर रोक लगवा दी थी और जब ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बांध बनाने की कोशिश की तो पार्क महकमा उसे रोकने में लगा हुआ है। सारा गांव बह जाएगा सर। अभी तो 15, 20, 50 परिवार हैं जो नदी के किनारे हैं, उनको खतरा है। अगर बंदा नहीं बन पाता है तो पूरा गांव हमारा बह जाएगा। या तो हमको यहाँ से विस्थापित करें, हमें दूसरी जगह दें, या फिर हमारे विकास कार्य होने दें। आज पानी में उतरे, कल सड़कों पर उतरेंगे। और उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के छुट्टी पर चले जाने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। मौजूदा वक्त में जिला अस्पताल में केवल 2 चिकित्सा अधिकारी और एक रेडियोलॉजिस्ट तैनात हैं। लिहाजा ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। डॉक्टर करीब 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं और वहीं मामले पर सीएमएस का कहना है कि अगले हफ्ते तक सभी डॉक्टर्स लौट आएंगे। बड़ा सवाल है कि इस बीच जो पेशेंट आएंगे वो 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। इसमें डॉक्टर पीडियाट्रिशियन हमारे डॉक्टर चौहान है, कोर्ट में जेल हुए हैं, वो कल आ जाएंगे। डॉक्टर वो भी कल आ जाएंगे। हार्ट वाले नहीं है, वो भी कल शाम को आ जाएंगे और ऐसा नहीं कल आ जाएंगे। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात बदमाश अमित भूरा। तलाश उसकी जोरों पर है। देहरादून पुलिस ने 10 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए पोस्टर का सहारा ले लिया है। भूरा के पोस्टर रेलगाड़ी, बसों में लगवाया जा रहा है और जिससे जल्द ही भूरा की गिरफ्तारी हो सके। लेकिन अब तक अमित उर्फ भूरा की कोई भी सुराग जो है वो हाथ नहीं लगा है। जनता का भी सहयोग मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने पोस्टर छपवा के जो भी प्रोबेबल रूट्स हैं या जहां जहां पर सामान छुपे होने की संभावना हो सकती है उसके माध्यम से, और ट्रेन वगैरह में भी पोस्टर छपवा करके हम लोग उसके माध्यम से प्रचार करके प्रयास किया जा रहा है। और उत्तरकाशी में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दरअसल 6 दिसंबर को एक मुकबधिर बुजुर्ग महिला के साथ रेप का मामला सामने आया था। महिला के परिजनों का आरोप है कि धरासू थाना क्षेत्र की पुलिस ने रेप के बजाय छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया, जिससे आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 23 दिसंबर को महिला ने कोर्ट से गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया। इधर पुलिस की दलील है कि तहरीर में गड़बड़ी होने के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैमिली वालों ने उस महिला के बेटे और उसके सगे भाई ने जो एफआईआर लॉन्च कराई थी, पुलिस ने उसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। अब गांव के कुछ लोग फिर दोबारा आए हैं, उनका कहना है कि इस महिला के साथ रेप हुआ है, तो हमने दोबारा उसका मेडिकल करवा दिया और 164 के उसके बयान करवा रहे हैं। उसके बाद फिर जो आगे कार्रवाई होगी करेंगे।
और कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है चंपावत में, जब एक कार सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरी, लेकिन उसमें सवार गर्भवती महिला समेत चारों लोग सुरक्षित बच निकले और बाद में गर्भवती महिला ने जिला अस्पताल में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मामला तामली इलाके के तरकुली गांव का है, जहां एम्बुलेंस 108 का फोन न मिलने पर परिजनों ने निजी कार बुक कराकर अस्पताल उसको लेकर जा रहे थे और कठार के पास कार के ब्रेक फेल हो जाने से कार सड़क से नीचे जा गिरी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, काफी उसको परेशानी भी हुई। मेरे को ये पास हुआ था बेबी को और लीकिंग में पेशेंट थी। नॉर्मल डिलीवरी आज सब लोग थी, फिर भी यहाँ पर जिला अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हालत।